प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष पहली बार सीयूईटी एग्जाम के आधार पर आपका प्रवेश सुनिश्चित होने वाला है। जितना अधिक सीयूईटी का आपका स्कोर होगा, उतने ही टॉप विश्वविद्यालय में आपको पढ़ने का अवसर मौका मिलेगा। सवाल उठता है कि किस प्रकार से हम हमारा सीयूईटी का स्कोर हाई करें और मन चाहे विश्वविद्यालय में हमारा अध्ययन हम जारी रख सकें। उसी श्रृंखला में सबसे पहले आवश्यक होता है कि किसी भी परीक्षा की एक सुनिश्चित योजना बनाई जाए और योजना के तहत आप उसकी पढ़ाई करें और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। हम आज लेकर आए हैं हिंदी विषय को। हिंदी विषय किस प्रकार से आपके सेक्शन 1 फर्स्ट ए के अंदर 13 भाषाओं में से एक भाषा है, 200 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होने जा रहा है। किस प्रकार से आप अधिकतम और ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें ताकि आप अच्छे विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर सकें। और देखिए, सीयूईटी 2022 अब वो समय नहीं है कि आपके 12वीं के अंकों के आधार पर आपका प्रवेश हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको टेस्ट की तैयारी करनी है, टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है, फिर आप जिस विश्वविद्यालय में चाहेंगे उस विश्वविद्यालय में आपका प्रवेश सुनिश्चित हो सकेगा। और देखिए, आज हम देखते हैं हमारी विषय हिंदी को। भाषा फर्स्ट ए, और यदि आप चुनते हैं हिंदी तो एक नजर डालते हैं पाठ्यक्रम पर, क्योंकि सबसे पहले ये जरूरी है कि पाठ्यक्रम क्या है, क्या हम उसको पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, हम कितनी तैयारी कर पाएंगे और किस प्रकार से हम स्कोर कर पाएंगे। ये सुनिश्चित योजनाएं हैं जो आपको कर लेनी है। समय आपके पास बहुत कम है, संभावित है कि जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में आपकी परीक्षा हो जाए और आप किस प्रकार से अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए, 3 अनुच्छेद हैं, 3 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे और तीनों पैराग्राफ 3 प्रकार के होंगे, एक ही प्रकार के नहीं होंगे। ऐसे नहीं कि एक ही पुनरावृत्ति हो रही है, 3 प्रकार के पैराग्राफ होंगे। पैराग्राफ किस प्रकार के होंगे, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ये सब हम बताने वाले हैं आपको। और एक पाठ्यक्रम पर नजर डालते हैं। पहला जो पैराग्राफ होगा, अनुच्छेद होगा, वो तथ्यात्मक होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ रहे हैं, फैक्चुअल, यानी कि जो दिया हुआ होगा उसी को ढूंढ करके आपको उसका उत्तर देना है। उसके लिए क्या तरीका रहेगा, क्या रणनीति रहेगी, ये हम आपको बताएंगे। दूसरे प्रकार का पैराग्राफ होगा वर्णनात्मक, यानी कि आपको एक कथा, एक कहानी और एक पैराग्राफ इस प्रकार से दिया जाएगा कि उसी के अंतर्निहित आपका उत्तर छिपा रहेगा। आपको अपने बौद्धिक स्तर का उपयोग करते हुए अच्छे से अच्छा उत्तर किस प्रकार से अपने शब्दों में दे सकते हैं, जो इसके अंतर्गत आपका परीक्षण किया जाएगा। तीसरा होगा साहित्यिक, आपको साहित्य से संबंधित एक पैराग्राफ दिया जाएगा और साहित्य से संबंधित भाषा है या काव्यांग के अनेक तत्व हो सकते हैं, किस प्रकार से उसमें आपको पूछे जाएंगे। तो आपकी वो भी हम तैयारी कराने वाले हैं, किस प्रकार के पैराग्राफ होंगे, अनेक पैराग्राफों के उदाहरणों के और उनके अभ्यास के माध्यम से हम इनको पूरा कर पाएंगे। मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि इसमें आपका अंक कटने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप पूरे अंक लाओगे और आपका स्कोर होगा हाई। आगे देखिए, दूसरा जो बिंदु दे रखा है मौखिक क्षमता का है। निश्चित रूप से हिंदी वर्ण पर मौखिक क्षमता आपकी पूरी तरह से टिकी हुई है। वर्णों का विचार, वर्णों के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से है, इस प्रकार से आपको सीधे प्रश्न दिए जाएंगे और आपको सबको पता है ही। आपको लिखना नहीं है, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में से एक चुनना है। 4 विकल्प आपके सामने होंगे और किस प्रकार से कम समय में आप अपनी रणनीति बना सकते हैं और इसमें भी आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 पर आता है कि किसी भाग को अव्यवस्थित आपको दिया जाएगा और उसको सही व्यवस्थित करना है। उसके लिए क्या सूत्र होगा, ये हम आपको बताएंगे। कौन सा नियम है जिसके तहत आप बिखरे हुए वाक्यों को किस प्रकार से सुव्यवस्थित और सुनियोजित और एक क्रम श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित करेंगे। हालांकि आपको विकल्प दिए भी होंगे, लेकिन 3 किसी न किसी प्रकार से गलत होंगे, भिन्न होंगे। आपको सही का चयन किस प्रकार से करना है, ये हम आपको बताएंगे। नंबर 4 पर आता है शुद्ध शब्दों की पहचान। शब्दकोश हिंदी का बहुत विस्तृत है और बहुत बड़ा है।
हम अनेक हमारे जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते आए हैं, हो सकता है किसी न किसी रूप में हम उनको गलत उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि परीक्षा है और व्याकरण की कसौटी पर उन्हें खरा उतरना है, इसलिए हम इन शब्दों की, शुद्ध शब्दों की किस प्रकार से पहचान करेंगे, किस प्रकार से हम पहचान करेंगे कि ये शब्द शुद्ध है और ये शब्द शुद्ध नहीं है। इनके लिए भी एक अलग तरीका हम लेकर आए हैं, इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। 5 नंबर पर आपका आता है पर्यायवाची और विलोम शब्द। देखा जाए तो ये एक प्रकार से तथ्यात्मक है कि किसी शब्द के पर्यायवाची जो दिए गए हैं वही रूढ़ हो गए हैं और वही हमें याद रखने हैं, लेकिन उसका पर्यायवाची वह शब्द क्यों बना है और किस प्रकार से हम उस शब्द को याद रखें और क्यों कहें कि हम ये उसी का पर्यायवाची हैं, ये सब हम आपको आगे वाली कक्षाओं में बताने वाले हैं। विलोम शब्दों की भी आपको ट्रिक बताएंगे, किस प्रकार से प्रमुख प्रमुख विलोम शब्द कौन से हैं और किस प्रकार से हम विलोम शब्दों की पहचान स्थायी रख सकते हैं और परीक्षा में हम भ्रमित नहीं होंगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनकी हम ट्रिक और इनके क्या फॉर्मूला है, क्या इनके सूत्र हैं और किस प्रकार से हम देखेंगे, ये तो हम देखेंगे। साथ में प्रत्येक टॉपिक को जब हम पढ़ेंगे और वो पूरा हो जाएगा, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से, महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपकी ये तैयारी करवाई जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि परीक्षा में हूबहू आपको वह सवाल देखने को मिल सकता है। आगे हैं आखिरी 6 नंबर पर आता है शब्दकोश। निश्चित रूप से जैसा कि मैंने कहा था आपको कि हिंदी का शब्दकोश बहुत विशाल है और उसमें अनेक शब्द आज भी और कल भी जुड़ रहे हैं और जुड़ते ही जाएंगे। शब्दकोश का एक विशेष नियम होता है जो आप, हो सकता है कि आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़ा हो, लेकिन बहुत एक छोटी सी कक्षा के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि शब्दकोश के बारे में किस प्रकार से आपसे सवाल पूछे जाएंगे और आप बिल्कुल उनको सही करेंगे। इसके बारे में ज्यादा विस्तार नहीं है, लेकिन इसका भी एक विशेष नियम है जिसके तहत आपको शब्दकोश की जानकारी होनी चाहिए, जो परीक्षा में निश्चित रूप से आपसे पूछी जाएगी। तो एक बार पुनः देख लीजिए, यह आपका पूरा पाठ्यक्रम है, हिंदी व्याकरण से संबंधित ये पाठ्यक्रम आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है और इसी की हमें तैयारी करनी है। इसको हम सरल भाषा में हम अब देखेंगे कि किस प्रकार से इनको सरल बिंदुओं में विभाजित करके, जो व्याकरण में आपने पहले कहीं न कहीं रूप में किसी कक्षा में आपने पढ़े हैं, लेकिन आवश्यकता है अब प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से उनको पढ़ना और इस प्रकार से आपको तैयार करना कि आपका इसमें स्कोर अच्छा हो सके। एक आवश्यक जानकारी मैं आपको दे दूं, क्योंकि डोमेन के जो परफॉर्मेंस के सब्जेक्ट हैं, अगर उनको 2 को जोड़ा जाए तो अकेली हिंदी भारी पड़ती है उन पर। हिंदी का आपको पता है कि अंक बाहर 200 अंक है, 200, जो बहुत ज्यादा है। हो सकता है कि आपको किसी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना है और उसमें उसने 300 अंक निर्धारण किए हों, तो 200 तो आपकी हिंदी के ही हैं। आपकी मेरिट का निर्धारण आपकी हिंदी विषय करने वाली है, तो इसलिए भी ज्यादा हिंदी महत्वपूर्ण हो जाती है। और क्योंकि हमारी मातृभाषा है और हमारी राजभाषा है, हिंदी किसी न किसी रूप में आप बोलते आए हैं, सुनते आए हैं और पढ़ते आए हैं। किस प्रकार से आप इसमें स्कोर करेंगे, ये रणनीति के तहत हम आपको बताने वाले हैं। और देखिए, परीक्षा योजना, वैसे तो आपने किसी न किसी रूप में ये जान ही लिया होगा कितने सवाल आएंगे, किस प्रकार के आएंगे और कितने आपको करने हैं, कितने अंकों का होगा, कुल कितना अंकों का प्रश्न पत्र होगा। फिर भी एक दृष्टि में देख लीजिए, आपको कुल 50 सवाल दिए जाएंगे, आपको चुनने हैं केवल 40, यानी 10 सवाल आपको छोड़ देने हैं, उनके अंक नहीं है। आपको अंक दिए जाएंगे 40 सवालों के। 40, और क्योंकि 40 सवाल आएंगे और एक सवाल 5 अंकों का है, तो आपका पूर्णांक हो जाता है 200 अंक। सरल सा है, आप याद रखेंगे 5 अंकों का एक सवाल और एक प्रश्न है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह आपकी परीक्षा योजना है। आगे देखिए, अध्ययन योजना। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए और उसमें स्कोर करने के लिए पूर्व रणनीति की आवश्यकता होती है।
हमने भी हमारी विषय हिंदी की एक रणनीति बनाई है, आपके सामने है कि हम किस प्रकार से अध्ययन करें कि हमारे अंक बहुत अच्छे आए और हमारे कोई अंक कटे नहीं, हमारा स्कोर हाई रहे, ताकि हम जो सपना देख रहे थे कि इस विश्वविद्यालय से मेरी इस परीक्षा में एडमिशन होना चाहिए और मेरी पढ़ाई पूरी होनी चाहिए, वो शायद वो पूरा होने जा रहा है। तो देखिए रणनीति के तहत हम हिंदी को किस प्रकार से पढ़ेंगे। नंबर 1 पर है अपठित गद्यांश और पद्यांश के अनेक उदाहरण हम आपके सामने लेकर आएंगे। हम आपको पढ़ने का तरीका, उसमें उत्तर ढूंढने का तरीका, उसको सही करने का तरीका, ये इसके दौरान हम बताने वाले हैं। ये जैसा कि मैंने कहा, ये पाठ्यक्रम अनुसार है। हिंदी का व्याकरण का जो पाठ्यक्रम है वो अथाह सागर है, लेकिन जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में जो संकलित है या लगाया गया है, हम केवल उन्हीं पर फोकस रखेंगे और उन्हीं को हम करेंगे। इसलिए अपठित गद्यांश में हम अनेक उदाहरण, अनेक प्रश्न उत्तरों के माध्यम से इसको पूरा करने वाले हैं। बहुत कम कक्षाओं में हम इसे पूरा कर लेंगे। आगे है वर्ण विचार और उच्चारण स्थान, पाठ्यक्रम में था आपके, तो उसी के आधार पर वर्ण विचार को हम देखेंगे। हिंदी में कितने वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, उनका उच्चारण स्थान कहां कहां से है और किस नाम से उनको पुकारते हैं। ये एक अभ्यास का विषय है कि किस प्रकार से आप भूल भी गए हैं तो किस प्रकार से आपको परीक्षा हॉल में बैठे बैठे अभ्यास करके उसे हल कर सकते हो और कभी गलत नहीं करने वाले हो। शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि का जो टॉपिक है ये भी हम आपको हल कराने वाले हैं कि शब्द शुद्धि के अंदर किस प्रकार से कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं जो परीक्षाओं में घूम फिर करके आते रहते हैं। एनटीए कौन कौन से सवाल देता है या किस प्रकार से केंद्रीय विश्वविद्यालय किस प्रकार के सवाल देते हैं, उनका भी हम विश्लेषण देखेंगे। हम हमारी तरफ से भी नए शब्द लेकर आएंगे और आपको तरीका भी बताएंगे कैसे परख करोगे कि यह शब्द शुद्ध है। एक अनुमान नहीं लगाएंगे कि यह हो सकता है, ऐसा नहीं है, उसका कारण तक हम पता लगाएंगे कि यस यही सही है। ये भी हम इसके अंदर देखने वाले हैं। पर्यायवाची शब्दों का भी एक बहुत बड़ा समूह और एक उदाहरण हम आपके सामने लेकर आएंगे। विलोम शब्दों का भी एक समुच्चय हमारे पास है, कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो परीक्षाओं की दृष्टि से उपयोगी होंगे और किस प्रकार से पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आप याद रखेंगे, यह हम विलोम शब्दों के आधार पर हम देखेंगे। शब्दकोश का ज्ञान, शब्दकोश के लिए भी हमने अनेक प्रश्नों का समूह एक बनाया है, किस उससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला है। शब्दकोश में क्या पूछ सकता है और किस प्रकार से आप उनका फैक्चुअल उत्तर आप देंगे, तो ये हम इसमें देखने वाले हैं। अंत में जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हर टॉपिक को पूरा करने के बाद हम हमारी दृष्टि से एक मॉडल के रूप में एक प्रश्न पत्र और एक बहुत सारे प्रश्नों का समूह आपको देने वाले हैं। यकीन मानिए कि आपको उस परीक्षाओं में बहुत से सवाल वैसे हूबहू देखने को मिल जाए तो शायद आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, समय योजना। आपके मन में एक सवाल तो बार बार उठ रहा होगा कि हमें केवल हिंदी विषय ही नहीं पढ़नी है, हमें और भी डोमेन सब्जेक्ट भी पढ़ने हैं और डोमेन के अलावा भी हमें विषय पढ़ने हैं और पाठ्यक्रम और विषयों का बहुत बड़ा है। मान लिया कि हिंदी का ज्यादा पाठ्यक्रम नहीं है, हम कम समय में अच्छी तैयारी कर लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने हिंदी की कम समय में किस प्रकार से एक पूर्व योजना बनाई है, संभावित योजना है कि हम किस प्रकार से लगभग 40 दिन में आपका ये पाठ्यक्रम पूरा करवा देंगे। और जैसा कि मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि हमारी कोशिश रहेगी कि आपका स्कोर इस विषय में हिंदी में हाई होने वाला है। प्रत्येक दिन लगभग एक कक्षा 40 मिनट की होने वाली है, ऐसे करके आपको कुल 1600 मिनट का समय देना है। 1600 मिनट यानी 27 घंटे। जब तक आपकी परीक्षा होगी उससे पहले जब भी आपको समय मिले वीडियो रिकॉर्ड होंगे और जैसा भी आपको समय मिले उनको आपको देखना है। मैं कहता हूं कि एक कक्षा को आपने ध्यान से देखा, दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, हूबहू आपके माइंड में, आपके दिमाग में छप जाएगी और आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमारी ये समय योजना रहेगी, इसके आधार पर हम इसकी तैयारी करेंगे। और देखिए, अब हमें पाठ्यक्रम का, विषय का, अंकों का, समय योजना का, अध्ययन योजना का, सभी का एक बार सनसनी तौर पर हमने वर्णन देख ही लिया है। अब हम देखते हैं कि एक प्रश्नोत्तरी हो जाए कि किस प्रकार के सवाल परीक्षा में आएंगे और हम हमारा भी एक टेस्ट कर लें
कि हमारी तैयारी किस प्रकार की है या हम किस प्रकार से पढ़ेंगे और किस प्रकार से हमें पढ़ें कि वो याद रह जाएं। ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए किताबें बाजार में खूब मिलती हैं, खूब प्लेटफॉर्म है, याद है। हम एक अलग तरीके से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। किस प्रकार से एक विषय वस्तु को जब आप पढ़ रहे हैं तो आपकी 2 या 3 विषय वस्तु अपने आप ही तैयार हो रही है। और देखिए, ये पहला सवाल ही आपके सामने है। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपके सामने 4 विकल्प हैं। मान लीजिए ये परीक्षा में आ जाता है और ये पाठ्यक्रम से ही मैंने लिया है कि आपके पाठ्यक्रम में ये सम्मिलित हैं, इसलिए आप देखिए शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। आपके पास समय है और अभी समय है, परीक्षा में ज्यादा समय आपको नहीं देना है। अगर आपने इसको सोचने विचारने में अधिक समय दे दिया परीक्षा में, तो फिर आपका पूरा प्रश्न पत्र हल नहीं होने वाला है। समय अपनी गति से चलता रहेगा। तो देखिए, कम समय में किस प्रकार से करें और क्यों करें और सही ही हम करें और हमें पूरा आत्मविश्वास हो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि हम परिणाम आने पर देखेंगे कि मेरा सही हुआ या गलत। देखिए, और किस प्रकार से करेंगे ये हम इसी टॉपिक के और इसी प्रश्न के आधार पर हम देखने वाले हैं। आपको एक का सही का चयन करना है, तो इसका मतलब है कि 3 तो गलत हैं। या तो आप ये कर लीजिए कि 3 गलत कौन कौन से उनकी परख या पहचान कर लीजिए, और या आप सही कर रहे हैं तो उसको आप पूरा कारण सही जानिए कि ये जो है सही है तो क्यों है, और दूसरे गलत हैं तो किस प्रकार से है। स्वास्तिक आप सबको पता है, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि आपको दिखता रहे। अच्छा, ये लो। मैं चाहता तो ये पूछता नाम क्या है, आप वही बोलते जो पहले नंबर पर है, स्वास्तिक। उसका कारण भी है क्यों बोलते, क्योंकि आप देख रहे हो कि इक लगा हुआ है और जहां इक प्रत्यय लगता है वहां प्रथम वर्ण की ए की मात्रा आ में बदल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है और यह अपवाद है। और किस प्रकार से है कि हमें लग तो रहा है इक लगा है, लेकिन इक नहीं लगा है। और ऐसे सवालों को ही परीक्षक परीक्षा में पूछता है, इसीलिए कि ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार से आप लोग भ्रमित हो और गलत करें। यह गलत है। शुद्ध क्या है, सवस्तिक। सवस्तिक, जैसा कि मैंने कहा कि हम कारण सहित पता लगाएंगे क्यों गलत है। तो देखिए, सु, अस्ति और क, ये इसका विश्लेषण है। और जब इसमें सु लगा हुआ है तो इस प्रकार से, जैसे स्वागत आपने सब देखा होगा, तो इस प्रकार से ये ए है तो आ होने के किसी प्रकार के चांस नहीं है। अगर आपको इस प्रकार से करते स्व, आस्ते, और अगर आप कहते कि इक प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, ये आ नहीं रहा इसमें, इक, तब आपका ये इक है ना, इसको आप बड़ा कर देता, आ कर देता इसको, लेकिन यहां नहीं करने वाला है। आप इस कहानी में इतनी बड़ी विश्लेषण में नहीं भी जाना चाहते हैं तो भी एक दूसरा तरीका आपके पास है। वो ये है कि एक बार आपने ये सुना कि स्वास्तिक गलत होता है, जो हम बोलते हैं शुद्ध शब्द है स्वस्तिक, तो आपका तैयार हो गया। परीक्षा में पूछा गया है, अनेक बार पूछा गया है, अनेक लोग गलत करते हैं। अब देखिए, तो इसका मतलब हम जो इस विकल्प को करने वाले थे वो अब नहीं करेंगे। पूछा क्या है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो इसको हम शुद्ध नहीं मान रहे हैं, इसका चयन हम नहीं करने वाले हैं। आगे देखिए, त्योहार खूब परीक्षा में पूछा जा रहा है, और क्यों पूछा जा रहा है ये आपको पता है।
अशुद्ध मैंने कहा अनेक प्रकार से लिखा जाएगा, शुद्ध सिर्फ एक प्रकार से लिखा जाएगा, त्योहार। गलत है। शुद्ध क्या है? अनुस्वार हटानी है, दो मात्राएं भी नहीं लगेगी, केवल यह आएगा, शुद्ध है। इसलिए यहां तो यह नहीं लिखा, इसलिए यह गलत है। तीसरा देखिए, उपरोक्त, यह भी गलत है। ये कभी नहीं सोचे कि मैंने इस जगह लिखा हुआ देखा था, इस प्रकार से उसने लिखा था, ये प्रामाणिकता नहीं है। जहां व्याकरण की कसौटी की और शुद्धता की पहचान हो रही है, तो व्याकरण के नियम के अनुसार हम इसे देखने वाले हैं। और देखिए, उपरोक्त अशुद्ध है, क्यों है? क्योंकि शुद्ध है उपर्युक्त, शुद्ध है। और क्योंकि ऐसा नहीं लिखा और ये पूछ रहा है शुद्ध कौन सा है, तो ये नहीं है। ऊपरी धन उक्त, संधि करेंगे, संधि के में हम जब ये बिंदु आएगा, जब ये हम पढ़ाएंगे तब इसको और विस्तार से देखेंगे, फिलहाल नहीं है। सही कौन सा है? ये, जिसके बारे में शायद कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे थे ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, वही हो रहा है। यह आपका परीक्षण था, स्वयं का परीक्षण था। इस बिंदु को हम आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से आपके ये स्थायी होने वाले हैं और आपकी हिंदी शुद्ध होने वाली है। ये बिंदु आपके पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है ये बहुत अच्छा है। आगे भी प्रतियोगिता परीक्षा और इससे सीयूईटी एग्जाम के लिए नहीं, और भी परीक्षाओं के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए भी आपको ये बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाली है। और देखिए, इसी का मैंने आगे उत्तर भी लिखा है, ये लीजिए। ये तीन गलत हैं। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो सही क्या है? नंबर 4। आप परीक्षा में किस प्रकार से करेंगे ये मैंने आपको बता दिया है, और हम इस प्रकार से किस प्रकार से इसकी पहचान करेंगे, व्याकरण के नियमों में किस प्रकार का सोटी पर हम इनको उतारेंगे, ये हम जब हमारा टॉपिक चलेगा उसके आधार पर। और इसी प्रश्नोत्तरी में आगे का देखिए, ये लीजिए, दूसरा सवाल आपके सामने है। तय थ का उच्चारण स्थान है। वर्ण विचार आपके पाठ्यक्रम में है, और किस प्रकार से आपको मौखिक परीक्षण की, मौखिक के विषय की, भाषा की ज्ञान आपको किस प्रकार से है, ये आपसे पूछा जाएगा। और ये आपके सामने सवाल है कि तय थ उच्चारण स्थान में कौन से वर्ग में आते हैं। और ज्यादा नहीं जाना आपको, कहां कौन कौन से हैं, क्या नहीं है, आपको विकल्पों पर केवल ध्यान केंद्रित करना है। नंबर 1 पर है कंठे। कंठे आप कक्षा के दौरान मैं बताऊंगा कि कौन सा नियम है कि आप कैसे पहचान करेंगे कि ये कंठ से बोला जा रहा है। कंठ से ही कंठे बना है। दांत से किस प्रकार से जीभ स्पर्श कर रही है, या किस प्रकार से दंते कहलाएंगे। मूर्धन्य किस प्रकार से तालु को हमारे जीभ स्पर्श करती है, उसको हम कैसे करेंगे। तालव्य को किस प्रकार से कहेंगे आदि, हम तय थ दे उच्चारण स्थान के आधार पर हम इनकी पहचान करेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये एक प्रकार से प्रैक्टिकल है, कि आप अगर इनको रटे भी नहीं, याद भी नहीं करें और सूत्र भी आप ध्यान में नहीं रहेंगे, तो परीक्षा में बैठे बैठे किस प्रकार से आप इनको हल करने वाले हैं, थोड़ा सा अनुमान आप करके देख लीजिए आपका उत्तर क्या होने वाला है। तो आप कहां तक पहुंचे? हो रहा आपको आइडिया? कुछ नहीं हो रहा। कंठ नहीं है, मूर्धन्य नहीं है, तालव्य भी नहीं है, और यह है दंते। जब मैं उत्तर बता रहा हूं तब आप इसको बोलकर देखिए, तो आप बोलेंगे तो आपको लगेगा कि आपकी जीभ जो है वो दांत को स्पर्श कर रही है इनको बोलने में, इसलिए इसका नाम है दंते। और अधिक नियम इसकी जब ये बिंदु चलेगा उस दौरान देखेंगे। आगे उत्तर देखिए इसका, ये लीजिए। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये हम बाद में देखेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ग हैं, इसमें कौन से वर्ग हैं, इसमें कौन से वर्ग हैं और इसमें कौन से वर्ग हैं। जरूरी नहीं परीक्षा में ये दोनों शब्द, ये दोनों वर्ण ही देख करके आपसे पूछा जाए। अनेक प्रकार से आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप किस प्रकार से उसको सही करने वाले हैं, यह हम जब इस बिंदु को पढ़ेंगे, जिस प्रकरण को पढ़ेंगे, तो विस्तार से हम इसके बारे में देखेंगे।
और देखिए आगे, ये लीजिए, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान से पढ़ना, लिखा है नहीं है। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। लगा एक बार पढ़ने से कि गंगा का पर्यायवाची ढूंढना है और पहले नजर पड़ी और उसी को हम टिक कर दिया। जल्दी तो हमें रहती है, समय कम मिलना ही है, लेकिन आप थोड़ा सा समय इस सवाल को पढ़ने में लगाइए। जब तक सवाल नहीं समझेंगे उत्तर की संभावना नहीं है। देखिए, गंगा का पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब 3 तो हैं और 1 नहीं है। कौन से हैं और कौन से नहीं है, अगर आपने याद भी नहीं कर रखे हैं तो एक तरीका इसका और है, किस प्रकार से इन्हीं शब्दों का विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं के आधार पर हम उस उत्तर तक पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। अनुमान लगाइए 3 में से कौन सा नहीं है, वो किसी और का पर्यायवाची है। देखिए, नीचे से लेते हैं, मंदाकिनी। मंदाकिनी बिल्कुल है। सुरसरी बिल्कुल है। सुरधुनी बिल्कुल है। पयस्विनी नहीं है। और यही हमारा उत्तर है। देखिए, नहीं है लेकिन फिर भी उत्तर है। क्यों? यह प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर है। उसने पूछा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, अब हमारा उत्तर नेगेटिव है, तो हमें उत्तर चिन्हित कौन सा करना है? पयस्विनी। पयस्विनी गाय का पर्यायवाची है। पय यानी पेय पदार्थ, और दूध को कहते हैं, दूध का पर्यायवाची है पेय, और जो पेय दूध देती हो तो वो है पयस्विनी गाय। देखिए आगे उत्तर देखिए इसका, ये लीजिए, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आपको या तो यह पता होना चाहिए कि गंगा के पर्यायवाची कौन कौन से 3 हैं, या आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए कि ये मुझे पता है कि ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, ये किसी और का है, और उसके बारे में आपको निश्चिंत जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार से इन्हीं शब्दों से कि आपने पहली बार ही सुना है कि सुरधुनी तो मैंने पहली बार सुना है और मुझे यह पता ही नहीं है ये सुरधुनी किसका है, तो यह हम आपको बताने वाले हैं। सुरधुनी का अर्थ क्या होता है और कैसे आप सुरधुनी को गंगा के साथ में जोड़ेंगे, यह हम इस प्रकरण को जब हम पढ़ेंगे उस दौरान हम इसको हल करने वाले हैं और देखेंगे। ये एक प्रश्नोत्तरी का एक छोटा सा नमूना आज मैं पाठ्यक्रम के विश्लेषण के साथ में लेकर आया था, ताकि आप जान सकें कि किस प्रकार से आपके सवाल पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आप हल करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हैं, और आज की कक्षा हमारी इतनी है और यही समाप्त होती है। धन्यवाद।